बीच में साल सवा साल का ऐसा कुछ टाइम आया जब मैं कुछ भी अर्न नहीं कर सका। मैं उस समय जब फ्यूचर के बारे में सोचता था तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर उस टाइम को याद करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है वो 12-15 महीने मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहे। उन्होंने मुझे हेल्प की आगे के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है क्या कुछ कारण से हो रहा है। और आपने, आई एम श्योर आपने एक बहुत फेमस स्टीव जॉब्स की एक टॉक सुनी होगी जिसका नाम था कनेक्टिंग द डॉट्स। एक बहुत फेमस स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उन्होंने डिलीवर की सन 2005 में। खैर, उसकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से भी आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, बट आज का टॉपिक सिर्फ यही रहेगा, डज एवरीथिंग हैव अ पर्पस। कुछ भी जो ज़िंदगी में हो रहा है क्या उसका क्या कोई पर्पस रहता है कि नहीं। तो मुझे, अगर मैं आपसे पहली अगर स्टोरी शेयर करूं तो मुझे याद आती है वो यूएस के वर्ल्ड रिनाउंड स्विमर की। एक ऐसे स्विमर जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। आई मीन ही हैज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। आई एम श्योर अब तक आप नाम जान गए होंगे, माइकल फेल्प्स। तो ये स्टोरी है सन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में वो ऑलरेडी 6 गोल्ड मेडल्स जीत चुके थे। अब 7th गोल्ड मेडल के लिए फाइनल रेस की तैयारी में थे और बहुत क्लोज रेस रही। वो 100 मीटर्स रेस थी और आपको पता है ओलंपिक्स में वो जो एक पूल की लेंथ होती है अबाउट 50 मीटर्स होती है, तो 100 मीटर्स की रेस थी। 50 मीटर्स तक वो 4th पोजीशन पर थे और लास्ट 10 मीटर्स तक आते आते वो कहीं बैरली 2nd 3rd पोजीशन पे आए और बस लास्ट स्ट्रोक में उन्होंने वो रेस जीती। इतनी क्लोज फिनिश रही। इनफैक्ट सर्बिया के स्विमर थे मिलोराट, जिनको उन्होंने हराया और काफ़ी उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और बहुत क्लोज सर्किट कैमरास के बाद अल्टीमेटली फेल्प्स को डिक्लेयर किया गया वही विनर हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक और रेस जीती और उन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उन्होंने बहुत पुराना एक रिकॉर्ड ब्रेक किया मार्क स्पिट्ज का, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल्स जीते थे एक ओलंपिक्स में। सो इज़ द ओनली ओलंपियन टू हैव वन 8 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स। बट मैं आपसे ये क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ उससे बहुत महीने पहले 2007 अक्टूबर में। फेल्प्स अपनी रेगुलर ट्रेनिंग करके, तब यूएस में अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के बाद वो अपनी एकेडमी से जैसे बाहर आए, कार में जैसे ही वो एंटर करने वाले थे वो स्लिप कर गए। अब वो स्लिप कर गए तो एकदम गिरे और उनके रिस्ट में एक माइनर फ्रैक्चर हो गया जिसको हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। अब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि भाई ये रिकवर करने के लिए इसको पूरी तरह से रेस्ट देना पड़ेगा। अब एक्चुअली कुछ ही हफ्तों बाद ओलंपिक ट्रायल्स थे, तो अब बहुत ज़्यादा देर तो वो प्रैक्टिस से दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसे में प्रैक्टिस करते तो उसको रिस्क को ज़्यादा नुकसान हो सकता था, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। पर उन्होंने कोई एक वाया मीडिया निकाला, मतलब प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी थी। तो वो एक किक बोर्ड लेकर आए। आप अगर स्विमिंग जानते हैं तो आप जानते होंगे किक बोर्ड जैसे ऐसे हाथों के नीचे उसको रखते हैं और सिर्फ टांगे चलाकर आप स्विमिंग करते हैं। मतलब आप अपनी रिस्ट का, अपनी आर्म्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी लेग्स से स्विम कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको कहा गया था कि रिस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो वो किक बोर्ड लेकर आए और अगले कुछ वीक्स सिर्फ उस किक बोर्ड की मदद से वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आई मीन लैप्स आफ्टर लैप्स, ही एक्चुअली कंटिन्यूड हिज प्रैक्टिस। And obviously, we know he qualified for all these races and ultimately went on to win these 8 Olympic gold medals. But उस सबसे हुआ क्या? Actually, कहा जाता है कि जो उनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिली अपनी लेग्स में, अपनी थाइज में, वो किक बोर्ड से जो वो प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि अगर आप उतनी इंटेंसिटी से अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कहाँ जो बॉडी को जो थ्रस्ट मिलना था वो आपकी आर्म्स और लेग्स दोनों से मिलना था। लेकिन क्योंकि वो अपनी आर्म्स को यूज़ नहीं कर रहे थे तो वो सारा थ्रस्ट अपनी लेग्स से जनरेट कर रहे थे। तो इस सब से क्या हुआ कि उनकी लेग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएँ और वो ज़्यादा स्ट्रांग लेग्स ये कारण थी कि वो बीजिंग ओलंपिक्स में इतना अच्छा कर पाए। तो क्या जो उनकी ज़िंदगी में उस समय जो छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण एक बार तो उनको लगा, अरे बाबा क्या हो गया, क्या मैं ट्रायल्स में भी ठीक से पार्टिसिपेट कर पाऊँगा कि नहीं, मैं क्या क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं, उस समय ये क्वेश्चंस आए होंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही माइकल फेल्प्स आगे जाकर 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीत पाते हैं। You know, so does everything which happens in life has a purpose? I believe yes. और ये स्टोरी हमें सामने वो एक एक्चुअली
मतलब ये स्टोरी से हमें रियलाइज़ होता है कि जो उस समय हुआ आगे के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। तो ये रही माइकल फेल्प्स की बात। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था मैंने आपको स्टीव जॉब्स का वो कनेक्टिंग द डॉट्स नाम से एक स्पीच के बारे में आपको बताया। वो स्पीच उन्होंने डिलीवर की 2005 में और उस स्पीच के 2 हाइलाइट्स थे। पहला, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। उन्होंने कहा मैंने अपना जब करियर शुरू किया, जब मैं कॉलेज में गया, वहाँ के वो रीड कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। और जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस समय वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे उन सब्जेक्ट्स में जो उनके करिकुलम में थे। अब जैसे कॉलेज में होता है, अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। लेकिन उनको कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, तो उन्होंने एक ऐसा किया कि जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं एटलीस्ट मैं कभी कभी आकर उनकी क्लासेस अटेंड करता रहूँगा। तो कहा जाता है उस ज़माने में यूएस का जो बेस्ट कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट था, कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, तो बेस्ट कैलीग्राफी जो इंस्टीट्यूट था वो रीड कॉलेज में था। तो उनको वो बहुत पसंद था। अब आप सोच के देखिए, एक टेक गीक, उनको ये नहीं पता था कि उससे आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, पर उनको जो पसंद था उन्होंने कहा मैं इसको करता हूँ। तो वो कैलीग्राफी क्लासेस में एनरोल किया और वो अपनी स्पीच में उसमें बताते हैं कि वो कैलीग्राफी के कारण ही उनका इंटरेस्ट आया इन ब्यूटीफुल फॉन्ट्स में, वेल स्पेस फॉन्ट्स। वो बात करते हैं सैंस सेरिफ, ये सब फॉन्ट्स जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो उन्होंने कहा जब आगे जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी शुरू की, जब मैकिनटॉश बनाया, तो उस समय बहुत स्टीरियोटाइप से मतलब 2-3-4 फॉन्ट्स ही हुआ करते थे। बट क्योंकि उनको सब इंटरेस्ट था और वे सारा पढ़ाई कर चुके थे, तो उन्होंने अपने मैकिनटॉश में ये ब्यूटीफुल फॉन्ट्स को भी लॉन्च किया। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि अगर मैं उस कॉलेज में नहीं गया होता, अगर मैंने वो कैलीग्राफी क्लास नहीं अटेंड की होती, तो शायद पूरी दुनिया में ये फॉन्ट्स आज भी कंप्यूटर्स में ना होती, हो सकता है। और फिर वो मजाक में कहते हैं और विंडोज़ ने तो सिर्फ मैक को कॉपी किया, तो अगर हमने लॉन्च नहीं किया होता तो विंडोज़ तो कभी भी लॉन्च नहीं करने वाली थी। तो हो सकता है अगर स्टीव जॉब्स ने वो कैलीग्राफी क्लास ना अटेंड की होती तो कभी भी हम इतने अच्छे फॉन्ट्स अपने कंप्यूटर्स में ना देखते। तो क्या उस समय जो हुआ वो अच्छा हुआ? एब्सोल्युटली। स्टीव जॉब्स एक और बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जब उनको एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, मतलब एप्पल उन्होंने स्टार्ट की थी लेकिन जब कंपनी थोड़ी बड़ी होने लगी तो उनके बोर्ड फॉर्म हुआ। एक बार कोई बहुत ऐसी कुछ डिस्कशंस हो रही थी तो बोर्ड ने उनसे सहमति नहीं दिखाई, अल्टीमेटली बोर्ड ने उनको फायर कर दिया। तो बहुत महीने तो उनको लगा अरे क्या हो गया, मैंने जो ज़िंदगी में जो मेरा सपना था, जो मैंने बनाया था, वो सब खत्म हो गया। एक बार तो लगता है ना डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने आज तक जिस चीज़ में मेहनत किया, आज तक जिस चीज़ के लिए मैंने काम किया, वो सब खत्म हो गया। तो कुछ महीने डिसअपॉइंटेड रहे, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको अभी भी पसंद है, ही स्टिल लव्स what he is doing, but he wasn't doing anything per se. I mean, he still wanted to create. See, deep within, he was a creator. तो उनको रियलाइज़ हुआ इतने कुछ महीने में कि उनको अभी भी क्रिएट करना पसंद है। ऐसा नहीं सिर्फ वो एप्पल में थे इसलिए उनको पसंद था, he still deep within was a creator. तो जब उनको वो रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने कहा मैं कुछ नई चीज़ क्रिएट करता हूँ। आपको पता है उन्होंने उसके बाद बहुत नई चीज़ें क्रिएट की। एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नेक्स्ट। उसके बारे में अगर आपको नहीं भी पता तो उसकी नेक्स्ट कंपनी जो उन्होंने फॉर्म की उसके बारे में आपको 100% पता होगा। वो कंपनी थी पिक्सर। पिक्सर ने बहुत ही खूबसूरत फीचर फिल्म्स बनाई उसके बाद, एंड आई मीन द फर्स्ट कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन फिल्म, या वी ऑल नो द नेम, टॉय स्टोरी, दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी उस ज़माने की। और मतलब पिक्सर ने कमाल कर दिया। And it happened because it had in its founder Steve Jobs, who was deep within a creator. तो अगर उनको पसंद था inherently क्रिएट करना तो उन्होंने पिक्सर में भी उस क्रिएटिविटी को पूरी तरह से लगाया। तो वो उस कमेंसमेंट एड्रेस में फिर बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनको फायर नहीं किया गया होता तो हो सकता है पिक्सर कभी भी एक रियलिटी ना बन पाती। सो डज एवरीथिंग हैव अ पर्पस? क्या जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है? माइकल फेल्प्स और स्टीव जॉब्स की स्टोरी से सुनकर लगता है यस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो उस समय हम रियलाइज़ नहीं करते, वी नॉट एबल टू एक्चुअली एंटिसिपेट एज टू व्हाट्स गोइंग टू अनफर्ल इन आवर लाइव्स इन द फ्यूचर।
तो उस समय तो लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तब आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। तभी इस स्टोरी को स्टीव जॉब्स बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कह रही तो मैंने आपसे माइकल फेल्प्स की और स्टीव जॉब्स की बात की। आपको अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ अपनी लाइफ की स्टोरी से, और मैं अपनी लाइफ की स्टोरी से इसलिए एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट कर सकें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो मैं बात करता हूँ अगर अपने स्कूल टाइम की। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लकीली, और उस ज़माने में हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 3:1 का होता था, मतलब गर्ल्स 3 to boy 1। अब उससे हुआ क्या, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था, लेकिन हमारे जितने भी अब लेट्स से स्पीकिंग, डिबेट्स, डिक्लेमेशन या कोई थिएटर, जितने भी ऐसी चीज़ें होती थी, अब उसमें ऑब्वियसली बॉयज़ की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होती थी। थिएटर में तो बहुत ज़रूरी हो जाती थी ना, अगर कोई प्ले एनैक्ट करना है उसमें जो मेल कैरेक्टर्स हैं उसको तो मेल ही प्ले करेगा, तो पर फोर्स आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ता था। ऐसे ही डिबेट डिक्लेमेशन में भी कहीं ना कहीं मेल पार्टिसिपेशन तो करना पड़ता था। धीरे धीरे वो फोर्सफुली करना पड़ता था, इसके कारण मैं पार्टिसिपेट करता रहा और धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा हो गया इन सब चीज़ों में। और फिर मैं अगर कॉलेज की बात करूँ, कॉलेज में भी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा। अच्छा, कॉलेज मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं एक्चुअली हार्ड कोर इंजीनियरिंग उस ज़माने में ना, जब मैंने 97 में कॉलेज पास आउट किया तो ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते थे। सॉफ्टवेयर का बूम एक्चुअली उस समय शुरू हुआ था। अगर मैं कहूँ 99% लोग मेरी स्ट्रीम से सॉफ्टवेयर में गए होंगे, हम शायद सिर्फ 2-3 लोग थे जिन्होंने काइंड ऑफ सेल्स जॉब उस समय चूज़ की। अब मैंने सेल्स क्यों चूज़ किया? पहली बात, मुझे पसंद था लोगों से इंटरेक्ट करना, और सेकेंडली मैं डेफिनेटली कोई नई चीज़ें सीखना चाहता था, जो तो मैं सॉफ्टवेयर में भी सीख सकता था, लेकिन मेरी 2 चीज़ें थी। एक तो मैं एक्चुअली कुछ नया सीखना भी चाहता था, सेकेंडली मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद था। तो मैंने सेल्स की जॉब पसंद की और मैं सेल्स में गया। अब आप सोचिए, उसके बाद मैंने MBA की। IIM से MBA करने के बाद मैंने पहले जो कंपनी चूज़ की वो नॉन सेल्स जॉब थी, लेकिन वो कंपनी कुछ ही महीनों बाद कुछ ऐसा हो गया कि वो बंद हो सकती है। आई मीन देयर वर सम इश्यूज, I had to come back to another organization, and luckily again I landed up in a sales job. Even after my MBA, I was in the sales profession for about 5 years. क्योंकि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद था, मुझे कभी भी वो बर्डन नहीं लगता था कि अरे बाबा मैं सेल्स जॉब में हूँ। तो अब अगर मैं वापस मुड़ के देखता हूँ, आपको पता है एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी लोग क्यों एंटरप्रेन्योरशिप में कभी ना कभी हताश हो जाते हैं, कभी ना व्हाई डू पीपल और व्हाई डू स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स मेनी टाइम्स फील डिजेक्टेड? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर लाइक सेलिंग। आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ती है। हर आदमी जिससे आप मिलेंगे वो आपको हाँ नहीं कहेगा। तो वो सेल्स जॉब में, क्योंकि मैं इतना समय रहा, MBA से पहले तकरीबन 2 साल और फिर MBA के बाद अबाउट 4-5 साल, तो मुझे कहीं ना कहीं वो ना सुनने की आदत पड़ गई। आई मीन आई वॉज़न्ट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, एंड दैट्स रियली हेल्प मी एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड फाइनली मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी, कुछ ऐसा दौर आया 12-15 महीने, हाँ वो मैं कोविड के टाइम की बात कर रहा था। बहुत लोग उस दौर से निकले, तो 12-15 महीने में कुछ भी अर्न नहीं कर पाया। पर आपको पता है उस समय मैं जब बैठ के सोच रहा था कि अरे बाबा घर पे बैठे हैं क्या करें, तो मुझे एक ही चीज़ ख्याल आई कि मैं घर पे बैठ के कुछ लिख सकता हूँ। और कुछ ऐसे आर्टिकल लिखने की जगह मैंने सोचा चलो एक बुक पब्लिश करते हैं। तो लकीली मैं हिम्मत जुटा पाया, मैंने बुक के बारे में कंसीव किया, पब्लिश किया, बुक अच्छा किया, मतलब इंडिया में कुछ और बाहर कंट्रीज़ में कुछ मुझे ऑडियंस मिली। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस वापस आया कि हाँ लोग मेरा काम पसंद करते हैं, नॉट जस्ट माई टॉक बट पीपल आर अप्रिशिएटिव ऑफ माई रिटन वर्ड एज वेल। तो उससे एक वो कॉन्फिडेंस मिला, और आगे चलकर मैंने जब अपने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए तो एक्चुअली दैट बुक सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज विच आई लॉन्च्ड इन 2021। सो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रही। तो मैंने आज आपसे जो भी बात की, चाहे वो माइकल फेल्प्स की थी, स्टीव जॉब्स की थी, आपने जो स्टोरी शेयर की, अपनी स्टोरी आपको पता है इसलिए शेयर की ताकि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ इस तरह से सोच पाएँ, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। आपको पता है, तो मैं जब ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण है। जब वो चीज़ हो रही होती है तब हमें रियलाइज़ नहीं होती, तब कई बार अटपटा लगता है, पर आगे चलकर उसका कहीं ना कहीं ज़िंदगी में यूज़ होता है। तो आपके लिए सिर्फ एक चीज़, आपको जिस चीज़ के लिए पैशन है, जो चीज़ आपको पसंद है, उसको करते ज़रूर रहिए, ये सोचे बिना कि आज उसका मैं कोई टैंजिबल बेनिफिट उठा पाऊँगा कि नहीं। भगवान ने हो सकता है आगे चलकर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढा है जहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकें।
सो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक सून। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, दिस इज विकास बंसल।